जय बजरंगबली दोस्तों। अगर आप एस टेट, जे टेट, सी टेट या फिर सहायक आचार्य का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी है, तो आपको इन सब्जेक्टों को, इन चैप्टरों को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये जो चैप्टर है हिंदी का, इनको मैं बहुत शॉर्ट में, और क्योंकि आप अब इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे कि आपको हिंदी अच्छे से आती होगी, तो मैं ज़्यादा नहीं, लेंदी ना करके शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है, भाषा एवं व्याकरण। तो भाषा क्या है? तो भाषा हमें पता है कि ये संप्रेषण का माध्यम है, वाद विवाद का माध्यम है। इसमें हम अपने विचारों को बोल के या फिर लिख के किसी और को, अपनी भावनाओं को या फिर अपने जो मन में विचार हैं उनको दूसरों को बतलाते हैं या समझाते हैं। ठीक है, वाणी को प्रकट करते हैं। भाषा के जो अंग है, तो हम देखते हैं कि भाषा में पहला वर्ण आता है, शब्द आता है और वाक्य आता है। तो वर्ण क्या है? जैसे कि क ख ग घ य, ये जो है, और अ आ इ, ये सब वर्ण होते हैं। ठीक है, और ये भाषा की सबसे न्यून इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो वो शब्द बनाते हैं, और हर शब्द का एक अर्थ होता है। बिना अर्थ का मिला हुआ शब्द वो अर्थ नहीं होता है। कहने का मतलब, अगर लिखा हुआ है आम आम, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वर्ण मिल के शब्द बनाए। लेकिन अगर माँ आ लिखा हुआ है तो ये कोई शब्द नहीं बनाता है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये जो है आपका शब्द नहीं है। अब क्या होता है? वाक्य। तो जब शब्दों को हम लोग, जैसे कि वर्ण से मिलकर शब्द बना, वैसे ही बहुत सारे शब्द को अगर क्रम में लिख दिया जाए तो ये वाक्य का निर्माण करता है। जैसे राम आम खाता है, अगर हम लिखें राम आम खाता है, तो ये एक प्रकार का शब्द है। लेकिन अगर इसमें हम लिखेंगे आम खाता राम है, तो ये कोई शब्द नहीं बनेगा। तो ये आपका कोई शब्द, कोई वाक्य नहीं बनेगा। तो ये वाक्य नहीं है, और ये आपका वाक्य हो जाएगा। यानी कि वाक्य वही है जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। फिर आता है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? तो जब भी किसी शब्द होता है या फिर कोई भी हमारा वाक्य होता है, तो उसको शुद्ध रूप से लिखना, समझना, पढ़ना ही क्या है? व्याकरण है। तो पहले बात है कि लिपि। तो जैसे कि हमको पता है कि जो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। और जो देवनागरी लिपि है इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। तो पूछेगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, अब हमको आगे पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? तो जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जैसे हमने यहाँ पे कहा वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन हमें आगे और भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमको पता है अ से ह तक के वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी के वर्ण हैं जिनकी कुल संख्या 46 है। तो पूछेंगे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे 46, 46। इसमें स्वर्ण वर्ण जो है वो 11 है, और व्यंजन वर्ण है वो 33 है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी क्या बोल रहे हैं कि इसके अतिरिक्त भी आपको अन और अह मिलेंगे जो विसर्ग हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वर्णमाला में दो द्विगुण मिलते हैं। दो द्विगुण व्यंजन जो है वो है ढ और ड़। ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कहने का अर्थ होता है कि दो वर्णों से मिलकर जब कोई, दो वर्ण से मिलकर जब कोई नया वर्ण बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि यहाँ पे अक्षर है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। जैसे त्र मिल के बना होता है त प्लस र। तो क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग संयुक्त व्यंजन। अब जैसे पता है हिंदी वालों के वर्ण के दो प्रकार है, स्वर्ण और व्यंजन। तो स्वर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो जो छोटी ई, छोटी अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटी उ हो गया, इसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जो दूसरा है वो जो बड़ी ई है, बड़ी ई, बड़ी उ, बड़ी ए, ये जो है इसको हम लोग दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, तो दो स्वर को दो भागों में बांटा गया, ह्रस्व और दीर्घ। इसमें अ ई उ आएगा। इसमें आता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को हम लोग उच्चारण के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला आता है कंठ्य। कंठ्य जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो क ख ग घ अंग, इसमें आता है।
फिर तालव्य, जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं, जिसमें च, छ, ज, झ, य, स और य आते हैं। मूर्धन्य स, तो इसका इसमें ट, ड, ढ़, ढ, ण, ढ, ढ, र, स। ठीक है। उसी तरह वत्सर्य हो गया, दंत हो गया, जिसका उच्चारण दांत से होता है। ओष्ठ, ओष्ठ जिसके उच्चारण में ओठ का प्रयोग होता है उसे हम लोग ओष्ठ बोलते हैं, और दंत कोष्ठ। तो ये सारे जो है व्यंजन के अलग अलग पार्ट हैं। अब हम जो पढ़ेंगे कि शब्द के भेद। ठीक है। तो शब्द के जनरली 3 भेद बताए गए हैं। शब्द के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। तो पहला जो आता है वो आता है रूढ़। तो रूढ़ में क्या होता है? जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं उसे और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो रूढ़ कहलाते हैं। यानी ऐसा शब्द जो खुद से बना हुआ है, किसी के सहयोग से नहीं बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, जैसे घर, आँख, हाथी, मोर, इसको बोलेंगे रूढ़। दूसरा हमारा है यौगिक। यौगिक क्या है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है यौगिक, तो इसमें वो योग आता है, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द के मेल से बना हुआ शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है। और इसको अलग अलग करने से हम लोग इसका अलग अलग अर्थ समझ सकते हैं। जैसे हिमालय, हिम जोड़ आलय। ठीक है। विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी। तीसरा हमारा है योग रूढ़। तो पहला हमने पढ़ा था यौगिक, रूढ़, फिर यौगिक। अब ये क्या है? योग रूढ़, यानी ये रूढ़ और यौगिक दोनों का मिश्रण है। तो जो शब्द यौगिक होते हुए किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं। यानी यौगिक तो है, यानी 2 शब्दों से मिलके तो बना है, लेकिन वो किसी विशेष अर्थ को बताता है। जैसे लंबोदर। अब इसमें 2 शब्द बेटा है, लंबा प्लस ओदर। ठीक है। तो लंबा मतलब जो लंबा है, और ओदर मतलब लंब मतलब ओदर, लंबा है जिसका ओदर, तो अर्थात गणेश जी। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग लंबोदर लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो गणेश जी होता है। ये किसी तीसरे शब्द के बारे में बता रहा है, इसका एक विशेष अर्थ है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, हमें पता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो ऐसे शब्द होते हैं जिसमें किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम लिखा हुआ रहता है, तो हमें उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में बोला गया है। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा की इसमें पूछा है कि क्या नाम है। ठीक है। तो क्या है, कौन है? तो यहाँ पे बोलेंगे श्याम, अमेरिका, हिमालय, गंगा, सरोवर। जातिवाचक में कि कौन है, जातिवाचक संज्ञा मतलब इसका जवाब देगा कौन है। तो जैसे राम है तो राम कौन है? तो राम एक लड़का है। ठीक है। हिमालय है, हिमालय है तो क्या है? तो वो एक पहाड़ है। ठीक है। नदी है। तो जिसमें जाति का प्रयोग होता है कि वो क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसमें हम लोग अपने भाव को बताते हैं, जैसे स्नेह, स्नेह एक भाव है। बल, जवानी, मिठास, हरियाली, शीतलता, मित्रता, ये हमारे भाववाचक है। समूहवाचक, जैसे कि जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, कुछ लोगों का समूह जिसमें रहता है, जिसको समूह को हम लोग एक करके बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे समूहवाचक। जैसे कि सेना, सेना क्या एक समूह है। मेला में क्या एक समूह है। सभा, दल, गुच्छा, गिरोह। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक जिसमें द्रव्य के बारे में बताया गया हो, किसी वस्तु के बारे में बताया गया हो, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, दाल, चावल, ये सब आ जाएंगे हमारे द्रव्यवाचक में। अब लिंग, लिंग 2 प्रकार का होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध होता होगा, स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता होगा, जैसे राजा, कुत्ता, घोड़ा, बालक और नायक। रानी, लड़की, घोड़ी, बालिका, नायिका। ठीक है। फिर आता है सर्वनाम। तो सर्वनाम हमें पता है कि सर्वनाम में क्या होता है, तो बोलता है सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। तो जहाँ जहाँ संज्ञा यूज होता था उस संज्ञा को हटा के अगर उसमें उसके बदले में कोई और शब्द लगा दे, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। रमेश आम खा रहा था। ठीक है। रमेश आम खा रहा था। अगर इसी शब्द को हम लोग इस प्रकार से बोले कि वह आम खा रहा था, तो रमेश किस जगह में लग गया? वह। ठीक है। तो रमेश के बदले कौन सा शब्द आया? वह। तो वह क्या है? सर्वनाम। क्योंकि रमेश संज्ञा था, संज्ञा के बदले जो शब्द आया उसको बोलेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है उसके 7 भेद हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक,
ससंबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक क्या है? पुरुषवाचक में जिसमें मैं, तुम और आप का हो। मैं खाना खा रहा था तो मैंने अपने नाम के जगह मैं का प्रयोग किया तो उसमें हो जाएगा पुरुषवाचक। तुम हो गया, आप हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक से ही हम शब्द से ही पता चल रहा है कि वो आम खा रहा था, हमें पता है कि कौन खा रहा था, वही खा रहा था, तो वो आम खा रहा था, यह राम है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है, निश्चित है कि ये चीज़ है, तो हम लोग बोलेंगे निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक तो बोलेंगे कोई पेड़ में चढ़ गया था, कोई सामान लेके भाग गया, जिसमें हमको पता ही नहीं है, अनिश्चित है, उसको हम लोग अनिश्चय। ठीक है, कुछ लोग आए थे, कौन कौन आए थे हमें एग्जैक्टली पता नहीं, कुछ लोग आए थे, तो अनिश्चय है, तो हमको जिसके बारे में पता नहीं उसको अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में जिसमें प्रश्न पूछा जाए, कौन और क्या, जैसे कौन और क्या। फिर आता है संबंधवाचक, क्या आता है? संबंधवाचक। तो संबंधवाचक में हम जानेंगे कि संबंध बताएगा जो और जिस। ठीक है, राम वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आता है, तो इसमें जो आया क्या क्या, राम का संबंध बताया कि वो जो कक्षा में, यानी कक्षा में कौन कर रहा था, आता था फर्स्ट, तो राम आता था, तो वो उसका संबंध बताया। ससंबंध स्व वह तथा। निजवाचक जो आएगा उसमें स्वयं और खुद, जो स्वयं के बारे में बोलेगा उसके निजवाचक। हमारा नेक्स्ट जो है वो है विशेषण। विशेषण क्या है? तो जब भी कोई संज्ञा का विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, तो उसका विषय राम बहुत सुंदर है, तो राम कैसा है? सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है, तो जब भी विशेषता बताएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे विशेषण। मोटा, काला, मीठा, विष, ऐसे बहुत सारे विशेषण होते हैं जिसमें विशेषता बताएगा, जैसे कि गुण बताएगा। ठीक है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर है। ठीक है, तो इसमें जो राम आया ये क्या है? तो ये राम हो जाएगा विशेष्य, और जो सुंदर है वो हो जाएगा विशेषण। तो जिसके बारे में बोला जाए वो हो जाएगा विशेष्य, और जो विशेषता है वो हो जाएगा तुम्हारा विशेषण। अब क्या आता है? तो अब हम देखेंगे कि विशेषण को 4 प्रकार से है, गुणबोधक, संख्याबोधक, परिणामवाचक और सर्वनामिक। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। गुणवाचक क्या है? जिसमें अगर गुण को बताया, किसी भी चीज़ को गुण बताया, राम सुंदर है तो सुंदर क्या है? उसका गुण है। ठीक है, राम क्या है? सुंदर। राम अच्छा है, अच्छा क्या है? उसका गुण है। तो जब गुणों को बताया जाए तो उसे गुणबोधक कहेंगे। फिर आएगा संख्यावाचक। ठीक है, तो राम पहला लड़का है जो स्कूल आया था। ठीक है, तो जिसमें संख्या को बताया जाए, जिसमें संख्या को बताया जाए उसे हम लोग बोलेंगे संख्यावाचक। फिर परिणामवाचक। परिणामवाचक में बताता है कि कितना है, वो क्या है, कैसा है, कितना क्या कैसा को पूछेगा तो बताएगा, तो परिणामवाचक। जैसे कि वो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है? वो बहुत बड़ा है। थोड़ा सा दाल, ठीक है, तो दाल कितना है? थोड़ा सा है, तो ये परिणाम बताते हैं वो कितना है। ठीक है, कैसा है। फिर आता है सर्वनामिक। सर्वनामिक में हम लोग बोलेगा कि कैसी है और वैसी है। ठीक है, कैसी और वैसी आएगा वो होगा सर्वनामिक। अब आता है कारक। कारक को हम लोग क्या करते हैं? तो कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं, जैसे हमें याद है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को अपदान से, अधिकरण में पर ऊपर, संबंध का के री का की रा रे री ना ने नी, संबोधन हे अरे अरे, हे रे अरे। ठीक है, अब जैसे राम आम खाया। ठीक है, राम आम खाया, तो आम को किसने खाया? तो राम ने खाया, राम ने आम को खाया, तो क्या होगा? तो जिसमें जो क्या होगा? कर्ता कारक है। ठीक है, किसको खाया? तो आम को खाया, तो राम क्या होगा? कर्म। ठीक है, राम ने चम्मच से आम खाया, किससे खाया? किसके द्वारा खाया? चम्मच से, तो कर्ण क्या हो जाएगा? चम्मच। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सारे का हमारा होगा। क्रिया 2 प्रकार के हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, और कर्म का प्रभाव किस पे पड़ा? जिसमें क्रिया का कोई कर्म होता है और फल कर्ता पर ना पड़ किसी और पर पड़ता है। ठीक है,
तो क्या होगा, इसमें कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे रिया दूध पीती है, तो पीना का क्या क्या पीती है, दूध पीती है, तो पीने का जो प्रभाव पड़ रहा है दूध पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सकर्मक, यानी इसमें कर्म रहता है और कर्म पर ही प्रभाव पड़ता है, कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ता है। और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। शुभम सो रहा है, अगर लिखा होता शुभम बेड में सो रहा है, बिस्तर में सो रहा है, तो ये क्या होता था, सकर्मक, लेकिन इसमें कर्म नहीं है तो अकर्मक। काल पता में काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मेरे नेक्स्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर के सारे MCQs, और मैं आपको सारा MCQs कराऊंगा। तो आप जो भी पढ़ा है उसे आपने कितना सीखा, कितना जाना या नहीं जाना, उसके लिए मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद मैं इसका MCQ कराऊंगा, और मेरा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके उस चैप्टर के MCQs करेंगे, ताकि हमने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना याद है, कितने रिवीजन करने की आवश्यकता है, ये हमें पता चले। ठीक है, तो आगे आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को आप शेयर करिए अपने दोस्तों से।